स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं, यहां पर आप देख पा रहे हैं हाई स्कूल प्रतिदर्श प्रश्न पत्र विषय हिंदी, जो कि 2023 के लिए यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। और इस मॉडल पेपर का आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं संपूर्ण हल। कहने का अर्थ है इसका फुल सॉल्यूशन देने वाला हूं। इसके प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर कैसे लिखना है और आप बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय की कॉपी कैसे लिखेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और यदि आप इसी तरह से कॉपी लिखते हैं तो आपके 70 में 70 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको यह मॉडल पेपर बताया था, इसके सभी प्रश्नों से रिलेटेड बातें भी की थी आप सभी से। और आज के इस वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 का है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर पहला विकल्प है सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी। दूसरा विकल्प है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। और तीसरा विकल्प है यहाँ पर रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। चौथा विकल्प है मैला आंचल कहानी विधा की रचना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही है, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, यह ऑप्शन सही है। और इस तरीके से आपको लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर भी आप लिख सकते हैं या प्रश्नोत्तर संख्या भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो विकल्प सही होगा आपको इस साइड में इसी तरह से 1 का दूसरा यहाँ पर सही है तो मैंने दूसरा डाला है। यदि कोई अन्य सही होता तो वही नंबर डालकर वही ऑप्शन लिख देना है, जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। इसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए अगला प्रश्न है, 1 खा के अंतर्गत रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। तो रस मीमांसा यहाँ पर पहला विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा विकल्प है रंगे राघव और चौथा विकल्प है केदारनाथ सिंह। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। इसका राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल, पहला ही विकल्प सही है। और इस तरीके से मैंने लिख दिया है 1 खा का पहला, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरीके से 1 खा का पहला रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, 1 गा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी एक रचना की लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी 4 रचनाओं के नाम लिखे हैं। आपको किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखना है। अथाह सागर, अर्धनारीश्वर, मेरी असफलताएं और लहरों के राजहंस। तो इसमें मैं आपको आंसर बताऊंगा कि मेरी असफलताएं के लेखक कौन हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा है 1 गा का तीसरा रचना का नाम लिख दिया है मेरी असफलताएं, और जिसके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, गुलाब राय, या लिख सकते हैं आप बाबू गुलाब राय। इसके बाद प्रश्न संख्या 1 घा है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। पहला विकल्प है रामवृक्ष वेनीपुरी, दूसरा विकल्प है महादेवी वर्मा, तीसरा विकल्प है रामविलास शर्मा और चौथा विकल्प है प्रेमचंद्र। तो राइट आंसर क्या है इस प्रश्न का, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। पहला विकल्प सही है रामवृक्ष वेनीपुरी। तो इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर आप देख लीजिए प्रश्नोत्तर नंबर पहले ही मैंने डाल दिया है और इसके बाद 1 घा का यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, इसलिए मैंने लिख दिया है रामवृक्ष वेनीपुरी। इसके बाद जो प्रश्न है यह तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यह हर बार आता है। कभी पूछा जाता है त्यागपत्र किस विधा की रचना है और कभी पूछा जाता है कि त्यागपत्र के रचनाकार कौन है। तो
तो इसका मैं आपको आंसर भी बताऊंगा कि त्यागपत्र किसकी रचना है। तो पहले जान लीजिए त्यागपत्र किसकी रचना है, तो यह जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। आप ध्यान दीजिएगा, जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है त्यागपत्र। और यह किस विधा की रचना है, पहला विकल्प है उपन्यास, दूसरा विकल्प है कहानी, और यहां पर आप देख लीजिए तीसरा विकल्प यहां पर है नाटक, और चौथा विकल्प है एकांकी। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा कि त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है और यह उपन्यास विधा की रचना है। उत्तर कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से मैंने लिख दिया है, एक अंगा का पहला ऑप्शन सही, उपन्यास। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर आप देख लीजिए कि रीत मुक्त, जो कि दूसरा प्रश्न है 2 का के अंतर्गत, रीत मुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। तो यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बताया था कि आप इस पेपर को यदि तैयार कर लेते हैं, इस पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, तो आपके 70 में 70 अंक जरूर पक्के हो जाएंगे। और भी जो मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण चीजों को बताऊंगा, आप उसे भी तैयार कर लेंगे तो आपकी तैयारी हिंदी विषय में बिल्कुल पक्की हो जाएगी। आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि रीत मुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम क्या हो जाएगा। इस तरीके से आपको प्रश्नोत्तर संख्या 2 इस तरीके से लिख देना है। यानी आप चाहे तो प्रश्नोत्तर नंबर लिखें या प्रश्नोत्तर संख्या लिखें, एक ही चीज आपको लिखना है, बार बार नहीं बदलना है कि प्रश्नोत्तर संख्या कहीं लिख दिया, कहीं प्रश्नोत्तर नंबर लिख दिया। तो मैंने यहां पर लिख दिया है प्रश्नोत्तर संख्या 2 और इसके बाद 2 का, यानी प्रश्नोत्तर संख्या 2 का कौन सा का, और हेडिंग क्या डाल दी, रीत मुक्त धारा के 2 कवि। तो पहले कवि कौन है, भूषण हैं, और दूसरे कवि हैं गोरेलाल। रीत मुक्त धारा के 2 कवि कौन हैं, महाकवि भूषण और गोरेलाल। अगला प्रश्न है यहां पर 2 खा के अंतर्गत छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, और यह प्रश्न हो गया है 2 अंक का। तो इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा, यहां पर मैंने लिखा है 2 खा, हेडिंग डाली है छायावाद की 2 प्रवृत्तियां। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, प्रकृति का मानवीकरण, और दूसरी प्रवृत्ति क्या है, रहस्यवादी भावना। यह प्रश्न आता छायावाद की 2 विशेषताएं, तब भी आंसर यही होता, प्रकृति का मानवीकरण और रहस्यवादी भावना। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 गा है कि उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो इसका आंसर कैसे लिखा है, यहां पर मैंने इस तरीके से आप देख लीजिए, 2 गा इस तरीके से लिखा है, इसके बाद लिखा है उत्तरायण कृति के रचनाकार कौन है, राम कुमार वर्मा जी हैं। तो इस तरीके से 2 का, खा और गा तीनों प्रश्नों का आंसर मैंने बता दिया, कैसे लिखा है मैंने और कैसे आप बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे। इसी तरीके का पेपर आएगा, आपसे प्रश्न थोड़ा बहुत चेंज जरूर होंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 3 का गद्यांश है और 3 का अथवा गद्यांश है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जो 3 का अथवा गद्यांश है, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खंभों पर उभरी मूर्तें विहस उठी, भीतर की दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, और तब उसकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले प्लस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, फिर तो दीवार उमग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। तो इस गद्यांश का पहला प्रश्न क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या 3 अथवा इस तरीके से मैंने लिख दिया है। इसके बाद हेडिंग डाल दी है संदर्भ, और इधर भी मैंने लिख दिया है 3 अथवा का पहला
प्रश्न है। पहले प्रश्न का उत्तर है, हेडिंग क्या है, संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, आप भी इसी तरह से लिखिएगा कि गद्य खंड में संकलित अजंता और पाठ का नाम भी मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो संदर्भ लिखते समय आप ध्यान दीजिएगा कि आप हिंदी ब्लैक पेन से लिखिएगा, पाठ का नाम भी ब्लैक पेन से लिखिएगा और लेखक का नाम भी ब्लैक पेन से ही लिखिएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। इसके बाद यहां पर आप देख लीजिए, इस गद्यांश का दूसरा प्रश्न क्या है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खंभों पर उभारी मूर्तें विहस उठी। तो इतना जो अंश है रेखांकित है और इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या में आपको थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखना होता है, यानी और थोड़ा बहुत विस्तार से लिखना होता है। तो क्या हो जाएगी इसकी व्याख्या, यहां पर आप देख पा रहे हैं 3 अथवा का दूसरा, हेडिंग क्या रहेगी, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये हेडिंग रहेगी। और व्याख्या क्या हो जाएगी कि भगवत शरण उपाध्याय जी कहते हैं कि पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला बना दिया गया, फिर उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर भवनों का निर्माण कर दिया गया और जिनके खंभों पर उभरी हुई मूर्तियों को बना दिया गया जो सजीव प्रतीत होती हैं। और गद्यांश का अगला प्रश्न यहाँ पर है, पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 अथवा का तीसरा, और उत्तर क्या हो जाएगा कि निर्जीव पहाड़ों को प्राणवान जीवंत बनाने में कलाकारों को कठोर परिश्रम करना पड़ा है। पहाड़ों को भीतर से खोखला बनाने के बाद दीवारों छतों को रगड़कर चिकना बनाया गया, फिर आचार्यों ने लहरदार रेखाओं द्वारा चित्रों का सृजन किया, फिर उनके शिष्यों ने उनमें रंग भरकर सजीव बना दिया। तो जो गद्यांश आधारित तीसरा प्रश्न होता है उसका आंसर आपको गद्यांश में ही ढूंढने से मिल जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 का जो कि पद्यांश है, यहाँ पर निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन मंडल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो इसका मैं आपको बताऊंगा संदर्भ कैसे लिखा जाएगा और कैसे व्याख्या लिखी जाएगी, काव्यगत सौंदर्य लिखा जाएगा बोर्ड परीक्षा में, यह यदि आता है तो। और यह वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए, आप ध्यान दीजिएगा 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए यह पद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप देख लीजिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। इसके मैंने शुरुआती शब्दों को और अंतिम के शब्दों को कुछ इस तरीके से लिखा है। पहले तो मैंने डाला है यहां पर प्रश्नोत्तर नंबर 4 का, इस तरीके से डाला है प्रश्नोत्तर नंबर 4 का, और शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से लिख दिया है। यहां पर भी मैंने लिख दिया है 4 का, निर्भय स्वागत, फिर डॉट डॉट करके, फिर बहाकर अंतिम के शब्द को लिखा है। इसके बाद हेडिंग डाली है संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता कौन है, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। संदर्भ लिखते समय आप कुछ चीजों का ध्यान देंगे, जैसे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिख देना है कि काव्य खंड में संकलित स्वदेश प्रेम, पाठ का नाम भी आप ब्लैक पेन से लिखिएगा
और साथ ही रचयिता का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इतना आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से संदर्भ आप लिखेंगे, कहीं पर भी काट पीट आपसे ना हो तो बेहतर रहेगा। इसके बाद व्याख्या क्या हो जाएगी, इस तरीके से व्याख्या हेडिंग डालना है। और क्या हो जाएगी इसकी व्याख्या, चलिए मैं आपको सरल व्याख्या बता दूं। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। क्या हो जाएगी व्याख्या कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। कवि कहता है कि भारत के वीर युवक, तुम निडर होकर मृत्यु का स्वागत करो, तुम निडर होकर मृत्यु का स्वागत करो, तुम मृत्यु से डरो नहीं। क्यों? क्योंकि मृत्यु तो एक ऐसा स्थान है जहां पर मनुष्य अपने जीवन भर की सारी थकान को दूर करके आराम प्राप्त करता है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन मंडल। आगे क्या कहते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी कि मृत्यु एकमात्र वह स्थान है जहां से मानव अपने पुराने शरीर को त्याग कर नवीन जीवन, पुराने शरीर को त्याग कर नवीन जीवन का आधार ग्रहण करता है। जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन मंडल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हे बंधुओं, हे मेरे देश के प्यारों, मृत्यु एक नदी है जिसमें जीवन भर परिश्रम से थका हुआ जीव स्नान करता है। पुरानी शरीर रूपी वस्त्र को इस नदी में ही प्रवाहित कर देता है और फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। राम नरेश त्रिपाठी जी क्या कहते हैं कि वह जीव पुराने शरीर रूपी वस्त्र को इस नदी में ही प्रवाहित कर देता है और नया शरीर रूपी वस्त्र धारण करता है। इसके बाद काव्य सौंदर्य आपको लिखना है। तो काव्य सौंदर्य क्या हो जाएगा, पहला बिंदु है यहाँ पर देश प्रेम की भावना। काव्य सौंदर्य में आपको पहला बिंदु वही लिखना है जिसके बारे में पद्यांश के अंतर्गत बताया गया हो। तो यहाँ पर देश प्रेम की भावना की बात की गई है। देश प्रेम की भावना के बारे में इस पद्यांश में दर्शाया गया है। देश के गौरव की रक्षा के लिए आत्म बलिदान की प्रेरणा मिलती है यहाँ से। तो यहाँ पर देश प्रेम की गौरव की रक्षा के लिए आत्म बलिदान की प्रेरणा भी आपको लिख देना है। इसके बाद दूसरा यानी अगला बिंदु है भाषा। तो यहाँ पर यह जो पद्यांश है किस भाषा में है, खड़ी बोली में है। अगला बिंदु है अलंकार। इस पद्यांश के अंतर्गत अनुप्रास और रूपक अलंकार हैं। अगला बिंदु है छंद। तो यह नाटक छंद है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है इस पद्यांश का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है। और यह पद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने यह भी बताया है आपको। इसके बाद अथवा में भी यह पद्यांश है, सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जानकी जानी भली। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है। तो आपको मैंने एक पद्यांश का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बता दिया है और आपको एक ही पद्यांश का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए प्रश्न संख्या 5 का, जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 3 महत्वपूर्ण लेखकों का नाम लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय और जय शंकर प्रसाद। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसका जीवन परिचय, जय शंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखेंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में।
यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 5 का मैंने लिख दिया है और इसके बाद यहाँ पर भी मैंने 5 का लिख दिया है और इसके बाद जिसका जीवन परिचय लिखना है आपको उसका यानी उस लेखक का नाम भी लिखना होगा और नंबर भी डालना होगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देख लीजिए 3 नंबर पर है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, तो मैंने 3 नंबर डालने के बाद जयशंकर प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद इस तरीके से हेडिंग डाली है। इसके बाद हेडिंग डाली है जीवन परिचय। तो बिल्कुल आसान है इनका जीवन परिचय। कोमल भावनाओं के चितेरे, छायावादी युग के निर्माता, नाटक सम्राट कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता श्री देवी प्रसाद जी के यहाँ हुआ था। और इनका जीवन परिचय लिखते समय आप ध्यान क्या देंगे कि जन्म सन, जब सन लिखेंगे तो आप ब्लैक पेन से लिखेंगे सन 1889 ईस्वी, और जन्म स्थान भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है और पिताजी का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। इनके पिता काशी के प्रसिद्ध दानी थे। जयशंकर प्रसाद जी के पिता काशी के प्रसिद्ध दानी थे। बालक जयशंकर केवल 12 वर्ष के थे और 7वीं कक्षा में पढ़ते थे कि इनके पिता परलोकवासी हो गए, यानी इनके पिता का परलोक वास हो गया और घर का सारा भार इनके कंधों पर आ पड़ा। घर पर ही हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी का अध्ययन किया। माता पिता, भाई, 2 पत्नी तथा 1 पुत्र को संसार से विदाई देकर इनका पारिवारिक जीवन दुखों से घिर गया। और यह सब कुछ होते हुए भी सरस्वती के इस पुत्र ने हिंदी जगत की बहुत सेवा की। और सन 1937, और आप जब मृत्यु का सन लिखेंगे तो ब्लैक पेन से लिखेंगे, सन 1937 में इनका परलोक वास हो गया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कितना आसान है इनका जीवन परिचय और कितना छोटा है। तो आप यदि इसी तरीके से जीवन परिचय इनका लिख देते हैं तो आपको 3 नंबर, यानी जो 3 नंबर निर्धारित हैं जीवन परिचय के लिए, बिल्कुल पक्का मिल जाएंगे। और अन्य पुस्तकों में भी इनका जीवन परिचय है, लेकिन हर पुस्तक में जीवन परिचय थोड़ा ना थोड़ा बदला होता है। तो जो आपको आसान लगे आप उस तरीके से लिख सकते हैं। और इनकी रचना का नाम, यहाँ पर आपको एक रचना का नाम मैंने बताया है तितली, इस तरीके से आपको लिख देना है। अगला है प्रश्न यहाँ पर 5 खा के अंतर्गत निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। यहाँ पर हैं पहले नंबर पर मैथिली शरण गुप्त, दूसरे नंबर पर महादेवी वर्मा, तीसरे नंबर पर सूरदास। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, क्योंकि इनका जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। कैसे आपको लिखना है महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, इस तरीके से मैंने इस प्रश्न का उत्तर लिखा है। प्रश्नोत्तर संख्या 5 खा, और यहाँ पर आप देख लीजिए लिखा है 5 खा, और जीवन परिचय कितने नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, इसलिए मैंने 2 नंबर यहाँ पर डाला है। और महादेवी वर्मा, जिसका भी आप जीवन परिचय लिखें उसका नाम ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा, नंबर भी डाल दीजिएगा। इसके बाद उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जीवन परिचय, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय बिल्कुल आसान। यहाँ पर आप देख लीजिए महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय क्या हो जाएगा, वेदना की साकार मूर्ति महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में होली के दिन हुआ था। तो आप ध्यान दीजिएगा कि वेदना की साकार मूर्ति महादेवी वर्मा का जन्म सन कब हुआ था, 1907। आप इतना आप ब्लैक पेन से लिखिएगा और जन्म स्थान का नाम भी आप ब्लैक पेन से लिखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आपको सेम ऐसे ही लिखना है। तो वेदना की साकार मूर्ति महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में होली के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा एक अच्छे विद्वान थे। महादेवी वर्मा जी के पिताजी का क्या नाम था, श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, जो कि अच्छे विद्वान थे। इनकी माता हेम रानी भी अच्छी विदुषी थी और इनकी माताजी का क्या नाम था, हेम रानी था। केवल 9 वर्ष की अवस्था में
इनका विवाह रूपनारायण सिंह के साथ हो गया। जब महादेवी वर्मा जी की अवस्था केवल 9 वर्ष की थी तभी इनका विवाह रूपनारायण सिंह के साथ हो गया और विवाह के बाद इन्होंने MA तक शिक्षा प्राप्त की। संगीत और चित्रकला में इनकी विशेष रुचि थी। महादेवी वर्मा जी ने विवाह के पश्चात MA तक की शिक्षा प्राप्त की और इनकी विशेष रुचि किसमें थी? संगीत सुनने में, गाने में और चित्रकला में। इसके बाद आगे लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें विधान परिषद की सदस्य नियुक्त कर सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महादेवी वर्मा जी को विधान परिषद की सदस्य नियुक्त कर सम्मानित किया गया। भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म श्री की उपाधि से सुशोभित किया और भारत के राष्ट्रपति ने महादेवी वर्मा जी को पद्म श्री की उपाधि से भी सुशोभित किया। और इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें नीरजा, जो कि इनकी रचना है, पर 500 रुपए का सक्सरिया पुरस्कार तथा यामा, जो कि महादेवी वर्मा जी की ही रचना है, पर 1200 रुपए का मंगला प्रसाद पारितोषिक देकर सम्मानित किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा महादेवी वर्मा जी को नीरजा पर 500 रुपए का सक्सरिया पुरस्कार और यामा पर 1200 रुपए का मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। और इसके बाद लिखा है सन 1987 ईस्वी में, कब? सन 1987 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। तो इस तरीके से आप महादेवी वर्मा जी का भी जीवन परिचय आसानी से लिख सकते हैं। और यहाँ पर मॉडल पेपर का अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन यानी इस प्रश्न का आंसर अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दें और जल्द ही मैं आपको अगले वीडियो के द्वारा प्रश्न संख्या 6 से हल करके बताऊंगा कैसे आप प्रश्न संख्या 6 से उत्तर लिखेंगे बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर। तो आप वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।